दोस्तों, देश में आम चुनाव जनरल इलेक्शंस कुछ ही दिनों में होने वाले हैं और हमारी कोशिश होती है कि जो नए नौजवान जो रिसर्चर हैं उनसे हम बात करें और उनसे सीखें, उनके रिसर्च से सीखें। आज हमारे साथ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज़ में पीएचडी कर रहे सौर सूद से हम बात करेंगे, जो कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स यानी इलेक्शंस और चुनाव के बहुत ही अहम मुद्दे पे रिसर्च कर रहे हैं जेएनयू जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी में। हम 2-4-5 सवाल इनसे पूछेंगे जो सवाल आपको कहीं ना कहीं परेशान करते हैं। सर, आपने हमसे बात करने के लिए रजामंदी जाहिर की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सबसे पहला सवाल आपसे कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे लेके जिस तरह से जो सरकारी तंत्र है वो इसको दिखा रहा है कि अगर चंदा पार्टी को मिल रही है और उस चंदे को और उस पैसे को अगर हम डिस्क्लोज नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इस इशूज़ को बहुत ज़्यादा अपोजिशंस वाले लोग इसका क्या कहेंगे, इसका पॉलिटिसाइजेशन कर रहे हैं। आप इलेक्टोरल बॉन्ड को कैसे देखते हैं और क्या जिस तरह की सीक्रेसी मेंटेन की जा रही है, क्या ये लोकतंत्र के लिए खतरा है? जी, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है और इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर तो ये तो जी बिल्कुल ही मुझे लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो सही बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इसमें आपको पता ही नहीं चल रहा था कौन पैसा दे रहा है, किसको दे रहा है, कैसे दे रहा है। लेकिन इसमें एक अभी जो लार्जर इशू ये भी उठता है कि क्या इसके बगैर हमारी पॉलिटिकल टिक्स में क्या बिल्कुल ही वो नहीं था, इलीगल जैसे मनी तब भी फ्लो कर रहा था। तो हमें एक लार्जर इशू हमें ये पॉइंट आउट जो करता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला इशू, वो ये करता है कि हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनानी चाहिए जहाँ पे इतना पैसा अगर हो रहा है किसी भी पार्टी मतलब जिस पूरे सिस्टम को कोई एक रिफॉर्म करने की जरूरत है। अच्छा, एक पार्टी जो है जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो खेल शुरू हुआ है, तो उसमें विपक्ष का कहना है कि एक पार्टी के पास ही पैसा और बाकी पार्टियों के पास कुछ पैसा नहीं। आप कितना इस विपक्ष के क्लेम को आप संजीदगी से लेते हैं? हाँ जी, तो जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में हाँ जी ये इशू तो इस बॉन्ड्स के साथ था ही कि जिस तरीके से पैसे का फ्लो आ रहा था, आपको इसमें इसका पूरा स्कोप था कि एक पार्टी को पूरा पैसा जा रहा है और जो उनको नहीं जा रहा जो विपक्ष की पार्टी हैं। तो ये तो इसमें था ही इसमें एक इलेक्टोरल बॉन्ड्स में ये मेजर इशू था और इसीलिए ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देता था। ये एक तो इसलिए एक वोटर को भी पता होना ज़रूरी है, एक इन्फॉर्म चॉइस होना ज़रूरी है कि वो ये तो इसलिए हमारे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बड़ा अच्छा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बिल्कुल ही नल एंड वॉइड कर दिया उन्होंने, जिससे कि वोटर्स के मन में एक दोबारा एक क्लियर एक वो आया। हाँ जी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जो है आप देखेंगे कि 1980 के बाद उनका बड़ा उभार हुआ है और अगर उनके लीडरों का अगर क्लेम देखें, खासकर जो दौर आपको दीनदयाल उपाध्याय के वक्त तक था, तो वो बड़ा ही उसके अंदर में एक आइडियलिज्म की बातें वो करते थे कि ये बड़ी साफ सुथरी पार्टी है, ये पार्टी बहुत ही डिफरेंट पार्टी है, ये आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है। लेकिन अब विपक्ष कर रही है कि अब इसमें आइडियोलॉजी नहीं है, पैसे वाली पार्टी हो गई। आपको क्या लग रहा है? तो अब मुझे लगता है कि तो आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो ये पॉलिटिक्स में आज की तारीख में आइडियोलॉजी मुझे लगता नहीं कि जिस तरीके से लोग पार्टी बदलते हैं कोई आइडियोलॉजी अपना स्थान खोती जा रही है और आज की तारीख में पैसा ही चल रहा है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं सरकार बदल जाती है एक लोकतंत्र द्वारा चुने जाने के बाद, तो ये तो एक क्लियर कट ये है कि पैसा ही सब कुछ डोमिनेट कर रहा है और जो भी सरकारें आई है वो इसका भरपूर फ़ायदा उठाती हैं और पैसे के ज़रिए अपना
दाव कुर्सी पे चलती। अच्छा सर, भारत के लोकतंत्र में सबको वोट देने का अधिकार है ना, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज है। वोट देने के अधिकार के साथ साथ आपको चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, लेकिन गरीब आदमी, महकूम, कमजोर तबका है, वो सियासत से एक तरह से क्या कहें कि कागज पे तो उसकी भागीदारी है जी, लेकिन असल जिंदगी में उसकी भागीदारी दूर होती चली जा रही है और पैसा का खेल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो एज ए रिसर्चर आप क्या रास्ता देखते हैं इसके लिए? जी, पैसे का खेल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसके लिए बिल्कुल एक रास्ता तो मुझे लगता है कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस होनी चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं कि जिस तरीके से इलेक्शंस में वही लोग खड़े हो पाते हैं जिनके पास पैसा है। तो आज मुझे इसमें जेएनयू का मॉडल मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पे हर बंदा कम से कम इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, और ये है तो मुझे हमें ऐसा मॉडल बनाना चाहिए जहाँ पे इतना पैसे की जो खर्चने की जो लिमिट जो है उसको में थोड़ा बहुत उसमें कैप होना कि कैप को थोड़ा और बढ़ा देना चाहिए कि अगर रियलिस्टिक नहीं हम कर सकते तो उसको बढ़ा दो, तो कम से कम आप उतना और लेकिन वो जो बढ़ाया हुआ कैप है उसमें थोड़ा बहुत स्टेट भी अपनी तरफ से कैंडिडेट को दे सकती है पैसा लड़ने के लिए। ये एक रास्ता हो सकता है, ऐसे कई रास्ते हो सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा रिसर्च का विषय है जिस पर मुझे लगता है और अभी काम होने की ज़रूरत है। अच्छा सर, आप जब चुनाव के दौरान जो लीडरों के जब भाषण देखते हैं या जिस तरह से हमारी मीडिया उस चुनाव को कवर करती है, क्या आपको दुख होता है कि जो रोजी रोजगार और जो असल मुद्दे हैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है और जज्बाती इशू और जो इशू लोगों को बांटे और जो लोगों में पोलराइजेशन पैदा करे इस पे ज़्यादा जोर दिया जाता है? जी, मुझे तो ये लगता है जी, पोलर ये बहुत ही आपने एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा है और हम इस पे हम दिशा भटकते जा रहे हैं एक्चुअली मुझे लगता है कि ये जो पोलराइज करने वाले जो इशू होते हैं, ये मुझे लगता है रिलीजन वगैरह जितने भी हम ये ऐसे जो ये इशू ये लोगों को पोलराइज करने की वजह के लिए ही उठाए जाते हैं, क्योंकि दिस इज इजी वे टू डाइवर्ट पीपल्स अटेंशन फ्रॉम रियल इशू। मतलब लोगों को ध्यान में और जो रियल इश्यूज है, आज ही मुझे कोई बता रहा था कि बेरोजगारी बड़ा एक इम्पोर्टेंट इशू है, और जो कि इन इश्यूज पे एजुकेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है जिस पे किसी भी सरकार हमारे जो एजुकेशन का लेवल पे जो रिसर्च स्कॉलर्स को इतना अच्छी फैसिलिटीज ही R&D पे हम इतना पैसा ही नहीं खर्च करते जितना हमें खर्च करना चाहिए। तो मुझे लगता है एक अच्छा, अगर आप देश का हेल्थ आपने देख ही लिया, कोरोना में लोगों की क्या हालत हुई है, जो दर पूरा और ये पूरा एक सिस्टमेटिक फेलियर एक्सपोज करता है कि हम किस तरीके से इन इश्यूज़ को इतनी क्लाइमेट कितना एक इम्पॉर्टेंट इशू है, एनवायरनमेंट कितना इम्पोर्टेंट इशू है, पॉल्यूशन आप देखते हैं दिल्ली में इतने लोग इतनी जहरीली हवा रोज़ इनटेक कर रहे हैं, ये कोई इशू ही नहीं है। तो ये सब मुझे लगता है ये इश्यूज हम जिस दिन फोरफ्रंट पे लेंगे उस दिन हमारा देश एक अच्छा विकसित देश कहलाएगा। लेकिन आज तो हम पोलराइज हैं, बहुत ही दुखद बात है इन इश्यूज को लेके। हाँ जी। अच्छा, ये जो रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, खासकर जो वंचित तबके हैं, महिलाएं हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, रिलीजियस माइनॉरिटी, इनकी संख्या जो है वो प्रोपोर्शनल नहीं है। और ख़ासकर आप देखेंगे मुस्लिम जो 15 या 14% के करीब में है, पार्लियामेंट में या आपको असेंबली में देखेंगे तो 4-5% से ज़्यादा नहीं आ पाते हैं। जी। तो इसको डेमोक्रेसी को ज़्यादा इंक्लूसिव बनाने के लिए आप कुछ सजेशन देंगे, क्या करना चाहिए? जी, मैं आपको अपने काम के बारे में बता सकता हूँ। मेरा जो रिसर्च वर्क है वो इलेक्टोरल सिस्टम्स पे है, और इलेक्टोरल सिस्टम्स पे बेसिकली मैं यही वो कर रहा था कि इलेक्टोरल सिस्टम्स कि कैसे इलेक्टोरल सिस्टम्स, मैंने जो आपने एमफिल में यही टॉपिक किया था कि इश्यूज एंड चैलेंजेस, कि डिफरेंट इलेक्टोरल सिस्टम्स कैसे हमें रिप्रेजेंटेशन में एक अलग, तो मैंने देखा जैसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में एक आपको ग्रुप बेस्ड रिप्रेजेंटेशन को एक अच्छा वो मिलता है, जैसे PR सिस्टम में, क्योंकि आप एक वोट बैंक होते हैं हर सेक्शन। आज देखिए पर्सन विद डिसेबिलिटी का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है पॉलिटिक्स में, तो वो इसी कारण से कि हम कोई वोट बैंक ही नहीं है। लेकिन आप देखिए जैसे ये इलेक्टोरल सिस्टम्स को हम डिफरेंट तरीके से देखते हैं, तो आप देखिए तो उस तरीके से मुस्लिम आपने बात की,
वो भी एक तरीके का वोट बैंक बन जाएंगे। जिस दिन वो उन लोगों तो उस दिन आप देखेंगे पोलराइजेशन भी मुझे लगेगा सोसाइटी में कम हो सकती है, क्योंकि जब हम सारे महिलाएं भी आज की तारीख में एक बड़ा, लेकिन वो इतना सिग्निफिकेंटली मैटर नहीं कर रही है आज पॉलिटिकल क्लास के लिए, लेकिन वो बहुत सिग्निफिकेंट सेक्शन है। इसलिए आप देखते हैं कि इतने आसान है कि महिलाओं के मुद्दों को इग्नोर कर देना आज की तारीख में। लेकिन अगर हम डिफरेंट इलेक्टोरल सिस्टम्स पे ध्यान देंगे तो हम एक अच्छा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मुझे लगता है एक अच्छा वो हो सकता है। लेकिन इस पे अभी और रिसर्च करने की ज़रूरत है और मैं इस पे अभी काम कर रहा हूँ। तो मैं इस पे ज़्यादा अभी कुछ देखिए, बीजेपी की तरफ से बात हो रही है कि हम 400 प्लस सीट लेने जा रहे हैं, इस बार 400 सीट लेने जा रहे हैं। और जहाँ तक मेरी मेमोरी है, अभी तक शायद उन्होंने केरला से एक ही मुस्लिम उम्मीदवार बनाया है। सेकुलर पार्टियां भी बहुत ज़्यादा मुसलमानों को सीट नहीं दे रही हैं। तो इस जो इस तरह का अंडर रिप्रेजेंटेशन है, इसके लिए क्या किया जा सकता है, क्या रास्ता है इसका? जी, ये अंडर रिप्रेजेंटेशन तो मुझे लगता है फर्स्ट पास द पोस्ट में रहेगा, क्योंकि ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में आपको क्या करना है कि आपका स्विंग जो वोट है बड़ा हाई फ्लक्चुएशन से आप पोलराइज करेंगे, आपकी तो आपके पक्ष में हवा बहेगी, तो आप एक मैन्युफैक्चर्ड मेजॉरिटी क्रिएट कर सकते हैं जस्ट बिकॉज कि आपकी हवा है। और तो आप कहेंगे हाँ जी नहीं, तो ये होगा ही होगा। इस सिस्टम में माइनॉरिटीज को जगह नहीं मिल सकती, मुझे तो ऐसा लगता है। लेकिन अब ऑल्टरनेट में मुझे लगता है हमें डिफरेंट इलेक्टोरल सिस्टम्स के वेरिएंट्स तलाश करने चाहिए जो कि अच्छे और हमें एक अच्छे आउटकम दे सकें, क्योंकि एक लिस्ट बेस्ड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉलो होता है बहुत सी जगह, जैसे नेपाल में मिक्स्ड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉलो होता है। कुछ सीटें एफपीटीपी से होती है, कुछ पीआर से होती है। तो उसमें हमने दोनों के फायदे ले लिए कि एक हमने ले लिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स और इलेक्टोरल जो है उनके बीच में जो आपके रिप्रेजेंटेटिव है उसका लिंक बड़ा अच्छा होता है। और पीआर में यह चीज़ अच्छी होती है कि आपको लिस्ट बेस्ड पार्टी लिस्ट में आपको जगह मिल जाती है। तो पार्टी में भी कुछ इंसेंटिवाइजेशन होती हैं, जैसे वुमेन रिप्रेजेंटेशन नेपाल में का बड़ा है पीआर के बाद। तो आप वैसे सिस्टम तलाश कर सकते हैं। मैं नहीं कहता कि उनमें पूरी तरीके से वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बट वो काफ़ी हद तक चीज़ों को अच्छी कर सकते हैं। अच्छा, ईवीएम को लेके, इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन है उसको लेके बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे खासकर जो वंचित तबके के जो लोग हैं, वो बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं और उनको लग रहा है कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं जो वेस्ट के बड़े बड़े जो एडवांस कंट्री है वहाँ पे बैलेट पेपर से ही चुनाव होता है। तो क्या लग रहा है आपको, इस असंतोष को कैसे दूर किया जाए? जी, वैसे तो मैं आपको ऑनेस्ट बताऊँ, इस इशू पे मेरे ज़्यादा अभी भी मैं कंफ्यूज उसमें हूँ कि, लेकिन आपकी कोई राय है? अगर कोई प्रोविजनल राय शेयर कीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वीवीपैट जैसे अभी मैं वो एक बहुत ही अच्छा जरिया है जिसमें आप वोट टैली भी और अगर अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी शायद गई है कि सारे उस पे सीट्स पे मेरे वीवीपैट से होना चाहिए। तो वीवीपैट एक अच्छा जरिया है इस डाउट को दूर करने का कि ईवीएम में अगर कोई हेरफेर है तो, और वीवीपैट से और बैलेट पेपर पे मेरी राय यह है कि बैलेट पेपर में भी ऐसा नहीं था कि वो बहुत फुल प्रूफ सिस्टम था। तो हमने बैलेट पेपर पे भी बूथ कैप्चरिंग वगैरह हो जाए उस समय भी बहुत सारी खामियां थी, जिसकी वजह से हमें ईवीएम की तरफ के आज ईवीएम में भी आप धीरे पता चल रहा है कि ईवीएम में भी एक फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है। तो हमें इससे एडवांस सिस्टम देखने चाहिए। मुझे लगता है कि जो हमें एकदम एक्यूरेसी की तरफ ले जाए। जी। अच्छा, एक वंचित समाज से एक रिलेटेड मसला ये है जी कि आदिवासी को और दलित को जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, जो सुरक्षित सीट होती है, वहीं से जगह दी जाती है, और जो मान लीजिए अनरिजर्व सीट है वहाँ उनको खड़ा नहीं किया जाता है। तो ऐसा क्यों है कि अनरिजर्व सीट को सिर्फ सवर्णों के लिए ही महफूज समझा जाता है, उनके लिए रिजर्व किया जाता है? क्या इससे लोकतंत्र मजबूत हो पाएगी?
हाँ जी, ये तो आप देखिए पॉलिटिक्स का एक डायनेमिक्स भी है ना, एक वोट बैंक पॉलिटिक्स भी है कि आपको ये दिख रहा है कि भाई कहाँ से ये फिर मुझे मेरे मेरे मूल उस पे ले आता है कि फर्स्ट पास द पोस्ट में जैसे आप ये देखेंगे कि कैसे कैसे मुझे इलेक्शन जीतना है, मुझे बस अच्छा 20% वोट ही चाहिए मुझे इलेक्शन जीतने के लिए, तो मैं इतना कंसर्न रखूँगा ही नहीं कि मुझे इस सीट पे इस बंदे को भी रिप्रेजेंटेशन देना है, और मैं उन्हीं को दूंगा जो मुझे जो किसी भी पार्टी को फायदा पहुंचाएंगे। तो ये मुझे लग रहा है हमारे सिस्टम में एक प्रॉब्लम है, जो हम एक अपीजमेंट करते हैं कि यहाँ पे इस कास्ट के ज़्यादा लोग हैं तो इनको देते हैं टिकट। लेकिन अगर आप पीआर सिस्टम में देखेंगे तो पीआर सिस्टम एक अच्छे से इंसेंटिवाइज भी करता है माइनॉरिटीज़, डिफरेंट कास्ट बेस्ड, जो आपको बोल रहे हैं वुमेन रिप्रेजेंटेशन। तो ये मुझे लगता है कि एक इससे बियॉन्ड चले जाता है जो ये वोट बैंक की राजनीति चलती है, और इससे हमें अगर इस क्वेश्चन को एड्रेस करना है तो हमें थोड़ा सा डिफरेंट इलेक्टोरल सिस्टम को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अच्छा, पीआर सिस्टम जो है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला जो सिस्टम है, उसके ऊपर इतना ध्यान जो है मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं देती, और हमें जो लोग चाह रहे हैं कि वंचितों को आगे लाया जाए वो इस डिबेट को कैसे आगे लाए? मैं सुनता हूँ इस डिबेट को बहुत लंबे वक्त से, जी, लेकिन उस तरह से पुशअप नहीं हो पाता है। जी, तो आपने ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा और आपका बड़ा अच्छा सवाल है। तो इस पर तो मैं आपको हमने एक धारणा बना रहा है, आप शायद जान के आपको थोड़ा सा आश्चर्य भी होगा कि हमारे ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी पीआर सिस्टम के बहुत लोग सपोर्ट में थे, लेकिन उस समय जैसे प्रोफेसर के.टी. शाह हो गए, काजी नसरुद्दीन अहमद हो गए, तो ये लोग काफ़ी सपोर्ट में थे। और पीआर के सिस्टम हमने उस समय इसलिए नहीं लिया था क्योंकि ये हमारे देश की लिटरेसी लेवल बड़ी लो थी, और उस समय ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था। तो है भी है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं है। और अगर हम आज की तारीख में भी वही धारणाएं बना के चलेंगे तो ऐसा तो नहीं। लोग कहते हैं ये स्टेबल सिस्टम नहीं है, तो ऐसा भी बात नहीं है, स्टेबल नहीं है, लेकिन इसमें आपको अपनी मेजॉरिटी जितनी भी है आपको एक मेजॉरिटी के लिए काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप पोलराइज करके इलेक्शन जीत सकते हैं या कुछ है। तो इसमें हमने बहुत सारी धारणाएं बना रखी हैं, ये कि एक इनस्टेबल सिस्टम में द्वारा इलेक्शन करवाएगा, और ऐसा नहीं है। बहुत से देशों में ये अभी धीरे धीरे न्यूजीलैंड ने भी अपना जो मिक्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम लागू किया है। जर्मनी में तो ये बहुत पहले से होता है, और आप ये साउथ अफ्रीका में पीआर सिस्टम शुरू से फॉलो हो रहा है, क्योंकि उनके पास भी सेम तरीके की प्रॉब्लम्स थी। तो पीआर सिस्टम में हमें एक खुले दिमाग से सोचना पड़ेगा, और हम एक फिक्स्ड धारणाएं जो हमने बना रखी हैं उसको लेके हमें, मुझे लगता है हमें अपनी राय बदलनी पड़ेगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज से 50-60 साल पहले उन्होंने कहा था कि भक्ति जो है, हीरो वर्शिप है, ये पॉलिटिक्स में नहीं होनी चाहिए जी। लेकिन अगर चुनाव कैंपेन को आप उठा के देखें तो लग रहा है एक ही लीडर के आसपास में सारे कैंपेन हो रहे हैं, एक ही लीडर को टीवी पे दिखाया जा रहा है, उनका ही चेहरा हर तरफ है। तो ये आपको नहीं लग रहा है कि एक प्रेसिडेंशियल टाइप की सिस्टम या उससे भी ज़्यादा एक ही व्यक्ति को केंद्र में करके चुनाव लड़ा जा रहा है, जो कि भारत जैसे एक डाइवर्स जो सोसाइटी है, एक प्लूरल डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है? जी 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 जी, तो आप इसको, हाँ जी बिल्कुल। और इसके लिए हमारे क्या ये एक्चुअली मुझे भी बहुत मेजर इशू लगता है। जब भी मैं डॉक्टर अम्बेडकर की राइटिंग्स पढ़ता हूँ, आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय हिज राइटिंग्स, एंड ही वेरी राइटली हैड फोरसीन व्हाट वी कुड नॉट हैव सीन। अब जो हमें अब लग रहा है उन्होंने बहुत पहले से इसको महसूस कर लिया था कि इंडियन सोसाइटी में ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए हमारे जो देश का कह लीजिए एक सोसाइटल स्ट्रक्चर है जिसमें लोगों की इतनी क्रिटिकल थिंकिंग, अगर आप मेरे से ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो इतनी क्रिटिकल माइंडेडनेस हमारे में मिसिंग है, जिसकी वजह से एक हम किसी भी लीडर को एक हम आइडल वर्शिप बना लेते हैं। वो पहले के टाइम में
एक नेहरू जी को लेके भी एक पॉलिटिकल कल्ट था, वो भी इंदिरा गांधी जी को लेके भी था, और आज की तारीख में मोदी जी को लेके भी है। तो इसके लिए हमारा जो सोसाइटल स्ट्रक्चर है, जिसमें हम एजुकेशन पे इतना कम, हमें एक क्रिटिकल थिंकिंग हमारे समाज में बहुत मिसिंग है। एक हमारे जो मूल इश्यूज के प्रति हमारे लिए सोचने का ही नहीं समय दिया जा रहा आज की तारीख में। जिस हिसाब से मीडिया को अपना काम करना चाहिए, एक फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी के हम कहते हैं, बट वो आज की तारीख में फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं रहेगा। इट इज अ बेटर स्पोक्स पर्सन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी देन इट्स एक्चुअल स्पोक्स पर्सन। तो वो पार्टी प्रवक्ता की तरह ही जब काम करेगा तो फिर लोग क्या ही देखेंगे। और दिन भर जो ये NBSC के इतनी गाइडलाइंस आती हैं, तब भी ऐसी हेट्रेड की पॉलिटिक्स समाज में की जाती है कि बड़ा देख के बुरा लगता है, एक अफसोस होता है। अच्छा, वन इलेक्शन वन नेशन का जो डिबेट चला हुआ है, आप इस पर रिसर्च करते हैं, क्या आपको लगता है कि इससे हमारे समस्याओं का हल हो जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता इससे कोई समस्या का हल होगा। इससे बल्कि और समस्याएं बढ़ेंगी, क्योंकि आप देखिए जैसे आज की डेट पे कहते हैं कि एक वेव आ रही है, एक पॉलिटिकल पार्टी की वेव एक काफ़ी है आपको इलेक्शन जिताने के लिए तो फिर आप बचेगा क्या? अगले 5 साल आपके पास कुछ नहीं। वैसे भी आपके पास हमारे पास है ही क्या? वोटर के पास एक वोट की तो ताकत, हम कहते रहते हमारे पास वोट का ताकत है। जिसे हम एक बार नेशनल इलेक्शन हो गया तो हम स्टेट इलेक्शन में दिखाते हैं कि अगर पॉलिटिकल पार्टी ने हमें हमें वो हमारी मांगों को पूरा किया तो हम स्टेट इलेक्शन में करेंगे। लेकिन स्टेट इलेक्शन में भी वो चीज़ अगर आपसे छीन ली जाए, हाँ, तो फिर आप कहाँ जाएंगे बताइए? आप 5 साल के क्या मतलब, वो तो हो जाएगा। अगर आप 5 साल पावर में हैं तो फिर आप कुछ मर्जी लाइए, एक तरीके की तानाशाही होगी। तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है जी। तो हमारे दोस्त कह रहे हैं कि एक बार वोट डाल दो और 5 साल के लिए सो जाओ, ये लोकतंत्र नहीं है, बल्कि लोकतंत्र, असली वाइब्रेंट लोकतंत्र वही है जहां बार बार जो मतदाता है, जो वोटर से अपने पावर का एक्सरसाइज कर रहा है, अपनी राय का एक्सरसाइज कर रहा है, और पॉलिटिकल पार्टियों से अकाउंटेबल होने की बात कर रहा है, गवर्नमेंट से अकाउंटेबल होने की बात कर रहा है। और इसी बुनियाद पे ये कह रहे हैं कि वन पार्टी वन नेशन का जो एक फार्मूला है, ये बहुत भारत जैसे लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। आखिरी सवाल, आप चुनाव को और भी बेहतर बनाने के लिए, चुनावी प्रोसेस को और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, इसको और फ्री एंड फेयर बनाने के लिए, गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को और एम्पावर करने के लिए क्या सुझाव हैं? आप अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दीजिए। जी, तो मेरा सुझाव पहले तो ये है कि पॉलिटिक्स में हेट स्पीच की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अगर आपके इतने और ये हमारे जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो ये लागू होता है होता है, और जिनका पॉलिटिकल पार्टीज को ये बड़ा स्ट्रिक्ट अच्छा कंडक्ट है थ्योरी में कि आपको कोई हेट स्पीच नहीं, किसी भी आप उसका नाम नहीं ले सकते अपने धर्म का। लेकिन किस तरीके से इंसल्ट की जाती है ये मॉडल को, तो ये बहुत बड़ा मेजर इशू है और इसको हमें बड़ा स्ट्रिक्टली करना चाहिए। दूसरी बात, हमें इलेक्शन कमीशन ये CEC जैसे परमानेंट है, एक हमें दूसरे इलेक्शन कमीशनर्स को भी एक हमें परमानेंट करना चाहिए कि अगर एक CEC जैसे आप देखिए पिछले समय एक इलेक्शन कमीशन अशोक लवासा, कैसे उनको जब उन्होंने एक डिसेंटिंग ओपिनियन दिया तो उनको कैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक में भी और उनके घर वालों को कैसे प्रताड़ित करने की एक प्रयास किया गया पर सत्ता दल द्वारा। तो ये हमें एक इलेक्ट, और तीसरी चीज हमें ये ज़रूरी है कि इलेक्शन में एक मैंडेटरी किया जाए पॉलिटिकल पार्टीज को अपना जो फंडिंग जो है वो पूरा ट्रांसपेरेंट रखने की, कि आपको कितना पैसा मिला किससे, तो हमें शायद ये बॉन्ड्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगर आप मुझे अगर आज जैसे पता चले वैसे ही पता चले, जहाँ पे आपको एक पूरा ब्यौरा पता हो किसने, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट रिफॉर्म है। दूसरा इम्पोर्टेंट रिफॉर्म एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई जाए जहाँ पे हर बंदा
इलेक्शन में खड़ा हो सके और अपनी अपनी बात रख सके। और यही और एक स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन को हम एक प्रयास कर सकते हैं कि उससे अगर हम मनी का इन्फ्लुएंस इलेक्शन में कम कर सकें तो वो भी एक महत्वपूर्ण एक कदम होगा। और अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मुझे ये लगता है कि अगर कानून नहीं भी हो तो कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज को टिकट के बंटवारे में जो समाज की डाइवर्सिटी है उसका ख्याल रखना चाहिए। आप क्या सोच रहे हैं? जी जी, तो आप देखिए जैसे बीजेडी ने पिछली बारी वुमेन्स को 33% उन्होंने दिया था टिकट, लेकिन वो आप देखिए बिना कानून के मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकल पार्टियां इतनी हमारे देश की संवेदनशील हैं या इतनी अच्छी हैं कि क्या करें कि कानूनी गारंटी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। कानून की गारंटी के बिना इस देश में किसी से भी कुछ भी उम्मीद रखना बड़ा मुश्किल है। दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी कर रहे हमारे दोस्त सौर्य सूद से, और इन्होंने कैसे चुनाव से संबंधित बहुत सी बातों पे इन्होंने बात रखी और चुनाव में क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए इनके बारे में बहुत सारी बातें बताई। आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।